एलजेपी के अंदर की लड़ाई तो आपने देखी होगी मीडिया में भी, दिल्ली से लेकर पटना तक, लेकिन चुनाव आयोग के दहलीज पर अब तक ये विवाद के तौर पे नहीं है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में अभी भी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ही है। चिराग जी, चुनाव आयोग में हमारी बातचीत हुई, अभी वहां तो कोई विवाद ही नहीं पहुंचा। आप लोग पटना से दिल्ली तक खूब लड़ाई लड़ रहे हैं, दावा कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछिए जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की। मैं तो खैर कभी ऐसा चाहता ही नहीं था कि कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां पर एलजेपी को, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको मेरे पिताजी ने अपने खून पसीने से सींच कर खड़ा किया है, उसको किसी भी चुनाव आयोग के दरवाजे पर या न्यायालय के दरवाजे पर अपने विवाद को लेकर जाना पड़े। ऐसी परिस्थिति की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। बट हाँ, पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी लोग जो पार्टी से अलग हुए और उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का स्वतः उन्होंने दावा किया, जबकि पार्टी के संविधान में ये तमाम बातें पूरी तरीके से क्लियर हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा। मेरा चुनाव मेरे पिताजी की मौजूदगी में, पार्टी के जो संस्थापक हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए ही मेरा चुनाव हो गया था। उसमें मेरे चाचा खुद मुख्य प्रस्तावक थे, सूरज भान जी उनको सेकंड करने वाले थे। और इस चुनाव की जानकारी 9 नवंबर 2019 को मुख्य चुनाव आयोग के पास भी हम लोगों ने दे दी थी। उसके बाद इस तरीके से कि भाई नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, इन्होंने अपनी कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 95% लोग, मिनिमम ऑफ 75 की ये बॉडी होती है और उसमें से 66 लोग आज की भी तारीख में मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने रिटर्न एफिडेविट मुझे इस बात के दिए हैं। तो उसके बाद स्वतः इस बात की घोषणा करना कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जाकर उन्होंने इस बात का क्लेम ही नहीं किया। और बल्कि इलेक्शन कमीशन में जो पत्र उन्होंने दिया है, अगर आप पढ़ेंगे, वो इतना हास्यास्पद है। उसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से ये पद खाली था, इसीलिए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी था। जबकि 5 नवंबर 2019 को मेरा चुनाव हो गया था। 9 नवंबर 2019 को इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी थी। उसमें चाचा मौजूद थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्य मौजूद थे। और उसके बाद आपने क्लेम भी नहीं किया। आप क्लेम तो करते, अगर आप वहां पर गए हैं पार्टी के, अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की आप बात करते हैं, तो आप क्लेम तो करते इस बात को कि भाई सिंबल उनको दिया जाए। पर उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनका पक्ष बहुत कमजोर है। नहीं, पक्ष कमजोर होने की वजह से वो नहीं गए हैं, या फिर कहीं कोई तकनीकी तौर पे कोई उनको सुझाव नहीं दे पाया इस बारे में? क्योंकि कई मामले ऐसे लड़े जा चुके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, पहले कांग्रेस का मामला हो, या ये डीएमके का मामला हो। तो क्या एलजेपी को लेकर उनको जानकारी नहीं? खुद भी सांसद हैं वो। यकीनन जानकारी नहीं है उनको, संविधान की भी जानकारी नहीं है, पार्टी का संविधान क्या कहता है। क्योंकि मैंने उनके वो कहते हैं कि आप संविधान के खिलाफ 3 पदों पे थे। वो संविधान पढ़ लें, उनको पता चल जाएगा कि संविधान में कहीं पर ऐसा नहीं जिक्र किया गया है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी के अन्य पदों पर। हाँ, एक जगह जरूर इस बात का जिक्र है जहां पे केंद्रीय संसदीय बोर्ड का जहां पे जिक्र होता है, तो उसमें नैतिकता का आधार उसमें जरूर बनाया गया है कि जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो और कोई राष्ट्रीय पद ग्रहण ना करे। पर वो आधार नैतिकता बनाया गया। पूरे संविधान में हम लोग के कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं है कि व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा और बाकी पद पर नहीं रह सकता। और साथ ही में जब ये संविधान की बात करते हैं, तो हमारा संविधान ही भैया इस बात को कहता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा उसका कार्यकाल 5 साल का होगा। 5 साल के कार्यकाल के दौरान सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, या तो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो जाए, या वो स्वेच्छा से रिजाइन करें। जैसे मेरे पिताजी ने रिजाइन किया था, उनका भी कार्यकाल 2020 तक का था, पर उन्होंने 19 में ही रिजाइन करके नए अध्यक्ष चुनने के लिए मेरे नाम को उन्होंने सामने रखा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ही जो इन्होंने बुलाई, तथाकथित जो बैठक बुलाई, मेरा संविधान उस बैठक को बुलाने की इजाजत ही नहीं देता है। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान स्पष्ट तौर से इस बात को कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी जनरल है उनको है। ये तो संविधान की बात हुई। कल उनसे बातचीत हुई मेरी पशुपति पारस जी से, इस खबर के आने के बाद चुनाव आयोग वाली, उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र लिख दिया है, दावा उनका पार्टी पे है, आपको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और वो खुद अध्यक्ष बन गए, और चुनाव आयोग की तरफ से बुलावा आएगा और वो जाएंगे। आपको कोई बुलावा आया है कि नहीं अभी चुनाव आयोग से? आप तो जा भी चुके हैं सर। मेरी मुलाकात हुई है चुनाव आयोग से और पूरा कमीशन उस दिन मौजूद था, और उनके सामने मैंने स्पष्ट तौर पर इस बात की जानकारी दी
कि ये मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी का सिंबल है, आपके पास मेरी पार्टी का संविधान है, मेरे ऑफिस बेयरर्स की सूची आपके पास है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी से जिनको निलंबित कर दिया गया है, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है, वो पार्टी के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और संभवतः हो सकता है कि वो आपके पास आए पार्टी के सिंबल, पार्टी के नाम पर क्लेम करने के लिए। अगर वो लोग आते हैं तो आप इसकी जानकारी आप मुझे जरूर दें, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और क्योंकि आपके पास भी जो नोटिफिकेशन है उसमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरा ही नाम अंकित है, तो अगर कुछ लोग पार्टी के नाम पर या सिंबल पर दावा करें तो आप मुझसे मेरा पक्ष पहले जरूर सुने, क्योंकि जिस तरीके से स्पीकर साहब ने हम लोग का पक्ष नहीं सुना था, वहां से मेरी चिंताएं खड़ी हुई थी और इसलिए मैंने कहा था कि आप मेरा पक्ष जरूर सुने। पर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से मुझे कोई इस तरीके का बुलावा आया नहीं, तो इसका मतलब इन्होंने अपना पक्ष वहां पे रखा ही नहीं है। तो आप लड़ने को तैयार हैं अगर चुनाव आयोग में? अब तो वो जाएंगे ही, जाना चाहेंगे भी खबर के बाद, आपके इस इंटरव्यू के बाद। तो अगर आपको चुनाव आयोग में वो जाते हैं और चुनाव आयोग की तरफ से सुनवाई के लिए बुलावा आता है, तो आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए? साबित कर देंगे कि एलजेपी आपकी है? एक तरफा है पूरे दावे के साथ, और बल्कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो जिस दिन औपचारिक इसके परिणाम आएंगे उस दिन आप प्लीज मेरी इस बाइट को सुनाइएगा मुझे वापस। मैं लिख के आपको देने को तैयार हूं, क्योंकि न सिर्फ कागजी तौर पर बल्कि पार्टी पूरी तरीके से जिस तरीके से मेरे साथ खड़ी है उसमें मैं पूरा मजबूत हूं। कागजी डॉक्यूमेंटेशंस मेरे पूरे मजबूत हैं, मेरी पार्टी के संविधान के अनुसार और चुनाव आयोग की जो रूल्स होते हैं उसके अनुसार मैं पूरी तरीके से मजबूत हूं। पार्टी पापा की बनाई हुई है और ये उन्हीं लोगों के पास रहेगी जो उनके विचारों के साथ सहमति रखते हैं, ना कि उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने पिताजी की राजनीतिक हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के साथ परिवार भी टूटा है, क्योंकि आपके चाचा और आपके चचेरे भाई उस तरफ हैं। उनकी शिकायत है कि आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया, पशुपति पारस की। तो ये क्यों? मैं इस बात पे आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि एक बार वंस एंड फॉर ऑल ये स्पष्टीकरण हो। मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि चाचा जी को कई बार जानकारी ही नहीं होती चीजों की और वो ऐसे ऐसे विषय उठाते हैं और इसीलिए वो बार बार गोल पोस्ट अपना चेंज करते हैं। जहां तक रही बात अध्यक्ष पद की, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा नहीं होगा ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है कि किनको अध्यक्ष बनाना है, किनको हटाना है। जिस वक्त इनको बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटाया गया उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे नेता, पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। उन्होंने अपने रहते हुए इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। मेरी समझ में नहीं आता कि आज क्यों अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरे पिताजी द्वारा, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी द्वारा लिए गए हर फैसले का ये विरोध कर रहे हैं। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के फैसले का ये विरोध कर रहे हैं, जबकि पापा के रहते हुए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था, उस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पापा ने अपने रहते हुए ही उन्होंने प्रिंस को राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया था। प्रिंस को वो जिम्मेदारी देना चाहते थे। पापा चाहते थे कि अपने रहते रहते ही प्रिंस अपनी जिम्मेदारियों को समझे, उनके रहते रहते ही वो अपने कामकाज को बखूबी निभाने लग जाए। अब इनको प्रिंस के भी प्रदेश अध्यक्ष बनने से ऐतराज है, मेरी समझ के परे है कि क्यों, क्योंकि इनकी जगह जो जिम्मेदारी दी गई थी और इनको पापा ने एक बड़ी जिम्मेदारी अपने रहते दी थी, क्योंकि दलित सेना के उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र चाचा जी थे। पर उनके निधन के बाद दलित सेना का राष्ट्रीय प्रकोष्ठ पूरी तरीके से खाली था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली था। तो पापा चाहते थे कि जैसे रामचंद्र चाचा उस प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो ये भी दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ये संभालें, और पापा ने उसकी जिम्मेदारी दी थी और इनकी जगह पापा ने ही प्रिंस को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। अब ये उनके लिए गए हर फैसले पर आज उनके निधन के बाद सवाल उठा रहे हैं, ये गलत है। बहुत चीज आप कह चुके हैं, बहुत चीज हम लोग पूछ चुके हैं। कितने भावुक हैं चिराग पासवान इस पूरे घटनाक्रम से? जो परिवार के अंदर महाभारत हुआ, पार्टी के अंदर महाभारत हुआ है, पार्टी का भविष्य क्या होगा वो तो बात की बात है, आपकी होगी या उनकी होगी। आज की तारीख में आपकी है चुनाव आयोग की नजर में। चिराग पासवान भावुक कितने हैं पारिवारिक तौर पे, न कि एक नेता के तौर पे? भाई दुख तो होता ही है ना। मतलब आप समझिए पिछले 7-8 महीने मेरी जिंदगी में कैसे गए। मेरे पिता का निधन हुआ, उनके बाद जिस परिस्थिति में मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, मम्मी पूरी तरीके से घर पे अकेली हैं। मम्मी ने पूरा जीवन दिया परिवार को एक साथ रखने के लिए, परिवार को एकजुट रखने के लिए, और आज जब सबसे ज्यादा उनको परिवार की जरूरत है, मुझे परिवार की जरूरत है, आज परिवार के वो लोग हम लोग के साथ नहीं है। आप आते बैठते बात करते बोलते तो कि क्या तकलीफ है भाई। अगर आपको मंत्री बनना था, मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखता कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी से कभी आप किसी को मंत्री बनाना चाहें मेरे पिताजी की जगह पर, तो पशुपति कुमार पारस जी को के नाम पर आप विचार जरूर करें। मैं खुद लिखता। अगर उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, मैं खुद इस बात को मैं बोलता कि भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये मैं प्रस्ताव रखता कि उनको ये जिम्मेदारी दी जाए।
पापा के जाने के बाद मेरे छोटे चाचा रामचंद्र चाचा जी का निधन हो चुका है, मेरे पिताजी का निधन हो चुका है। परिवार के मुखिया ये थे, परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी पापा के जाने के बाद इन्हीं के ऊपर थी। और उस वक्त जिस तरीके से इन्होंने परिवार को अकेला छोड़ दिया, भाई दुख होता है मुझे। आज मेरे बारे में तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं कि सुनता नहीं था, बात नहीं करता था। आप आते तो एक बार बात तो करते, भाई मैं आपका बेटा हूं। आप मेरा कान पकड़कर, मेरा हाथ पकड़कर, मुझे डांट कर, दबका कर, मुझे बैठा कर आप सारी बातें कर सकते थे। आप बोल सकते थे कि भाई सुनो, ये तकलीफें हैं, ये चीजें करने की जरूरत है। मैं क्यों नहीं आपकी बात सुनता? मैं नहीं सुनता, मम्मी से आप बात करते, किसी से तो आप संपर्क साधते। बार बार इस बात को कहना कि भाई, उसके बाद ये कहना कि चिराग ने अकेले फैसला ले लिया। भाई यही कमरा था, यही घर था जहां पर बैठकर तमाम सांसदों ने दिल पर हाथ रखकर, मेरा कोई सांसद बोल दे कि मैंने कोई फैसला अकेले लिया और जो हारने को कहेंगे मैं तैयार हूं। हर फैसला उनकी सहमति से लिया गया, हर फैसले में उनसे पूछा गया। पापा के बाद में और किससे पूछता, आप ही बताइए ना। यही तो मेरे लिए पिता तुल्य नहीं, पापा की छवि में इनमें देखता था। तो दुख होता है भाई कि ना सिर्फ परिवार ने आपको अकेला छोड़ा, बल्कि उसके बाद एक जिस तरीके से आरोप लगाए। पापा की बरखी होने देते, वो एक ऐसा दिन होता है जब परिवार साथ बैठकर दुख मनाता है, हम सारे दुख साझा करते। आज मेरा परिवार तो नहीं होगा पापा की बरखी के वक्त, मैं और मम्मी अकेले होंगे। तो ये तमाम बातें दुखी करती हैं। मुझसे मेरी पूरी पीढ़ी इन्होंने छीन ली। खुद तो अलग हुए, मेरे भाई को भी ले गए। कल को कोई दिन त्योहार होगा, कौन होता है? भाई, भतीजा, भतीजी, यही सब लोग आपस में मिलकर दिन त्योहार मनाते हैं ना। तो इन्होंने तो मेरे भाइयों को मुझसे अलग करके मेरी पूरी पीढ़ी इन्होंने मुझसे छीन ली। लेकिन उनसे मैंने ही पूछा था कि क्या भविष्य में आप लोग एक साथ हो सकते हैं, ये सवाल पूछा गया था मेरी तरफ से। तो उनका कहना था कि वक्त बड़ा बलवान होता है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो चिराग पासवान इस सवाल पे क्या कहेंगे? क्या दोबारा से आप लोग मिल सकते हैं? राजनीतिक तौर पे अलग हुए हैं, पार्टी भी परिवार से जुड़ी है, कार्यकर्ताओं से जुड़ी है, लेकिन पार्टी और परिवार एकजुट हो सकता है भविष्य में? भाई मुझे उस हैसियत में इन्होंने छोड़ा ही नहीं। आज जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, साथ रहने का फैसला इनका था, अलग जाने का फैसला इनका था, वापस साथ आएंगे नहीं आएंगे वो भी फैसला इन्हीं का ही होगा। इन्होंने तो मुझे अपने किसी भी फैसले में जोड़ा ही नहीं ना। ये कहते हैं मेरे बारे में कि मैं बात नहीं करता, मैं एरोगेंट हूँ, बात तो इन्होंने कभी नहीं की। ये मुझे अपने फैसलों में जोड़ते, मुझे कहते कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। आज भी अलग होने का फैसला इन्होंने लिया, वापस आने का भी फैसला इन्हीं का ही होगा। 5 जुलाई की तारीख को आरजेडी का भी बहुत कार्यक्रम है, आप भी यात्रा शुरू करने वाले हैं। क्या भविष्य में आरजेडी के साथ चिराग पासवान जा सकते हैं? तेजस्वी को कि आपके प्रति बहुत सॉफ्ट रहते हैं और आप भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी के प्रति सॉफ्ट थे और ये आरोप भी आप पे लगता रहा। देखिए, तेजस्वी को मैंने माना है कि मेरे छोटे भाई हैं और लालू जी और पापा जी एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत उनके संबंध थे, बहुत गहरे दोनों मित्र थे। और न सिर्फ मित्र बल्कि दोनों ने सहयोगी के तौर पर भी लंबा समय एक दूसरे के साथ उन्होंने काम किया। और हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है, बिहार में हम लोग चाचा शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं, मझले पापा, छोटे पापा, और जो भी पिता तुल्य होते हैं उनको हम लोग पापा के स्थान पर ही देखते हैं। तो यकीनन मेरे पिताजी तेजस्वी के भी पिता समान ही थे। वो उनको इस तरीके का सम्मान दे रहे हैं जैसे मैं अपने पिता को सम्मान देता। ये मेरे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि अगली पीढ़ी भी उस रिश्ते को उसी खूबसूरती से निभा रही है जिस तरीके से हमारे पिताओं ने उस रिश्ते को निभाया था। बट आज की तारीख में नीरज भाई, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, मेरी प्राथमिकता नहीं है गठबंधन के बारे में सोचना कि गठबंधन का क्या स्वरूप होगा नहीं होगा। जीरो पर से मुझे अपनी पार्टी की शुरुआत करनी है, पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पापा के विचारों को लेकर जाना है, उनके विचारों का संरक्षण करना है। मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में ये है। गठबंधन क्या होगा नहीं होगा ये हमेशा चुनाव के आसपास ही ये स्वरूप तैयार होता है। आज के डेट में इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज की तारीख में आपका मकसद पार्टी को मजबूत करना है जमीन पे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसीलिए आशीर्वाद यात्रा की मैंने शुरुआत की है। जब तमाम मेरे परिवार के सदस्यों के हाथ मेरे सर से हट गए हैं आशीर्वाद वाले, तो अब जनता के बीच आकर उन्हीं का आशीर्वाद लेना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। नीतीश कुमार से तो बहुत नाराज होंगे, जेडीयू के नेताओं पे आरोप आप लोग की तरफ से लगाया गया है कि वो लोग शामिल हैं और नीतीश कुमार को भी आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे जिम्मेदार ठहराया। तो आशीर्वाद यात्रा लेने जाएंगे तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक मैंडेट के तौर पे भी वो होगा। मैं नीतीश जी से नाराज नहीं हूं और जैसा मैंने कहा कि मैं अब उस हैसियत में ही नहीं हूं कि मैं किसी से नाराजगी। भाई अगर मेरे साथ होते ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि वो मुझे या मेरी पार्टी को तोड़ सकते। मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ा, वही मुझे यहाँ पर लेकर आए, तो मैं दूसरे पे क्या उंगली उठाऊं? मैं कैसे बोलूं कि भाई आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या इन्होंने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं खड़े थे। तो आज की तारीख में मेरी किसी से नाराजगी नहीं है, ना नीतीश जी से ना उनकी पार्टी से, क्योंकि धोखा मुझे मेरे अपनों से मिला।
अंतिम सवाल करूंगा, बीजेपी के बहुत करीब थे बिहार विधानसभा चुनाव में भी, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं किए, कुछ सीटों को छोड़ के बीजेपी से दूरियां लगता है बढ़ गई। और आज की तारीख में राम को कहां देखते हैं, जिनको आप राम बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस मामले में क्या कहेंगे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मेरी प्राथमिकताएं बहुत अलग हैं आज की तारीख में। ना मैं राम हनुमान के परिप्रेक्ष्य में या उस संदर्भ में मैं जा रहा हूँ, ना मैं गठबंधन के स्वरूप को मेटेरियलाइज करने की दिशा में मैं जा रहा हूँ। आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और साथ में मम्मी को देखना है, अपने परिवार को भी देखना है, और जो जनता का इतना प्यार मिला है उसको कैसे मैं अपनी झोली में मैं भर सकूं, मेरा पूरा ध्यान उस दिशा में केंद्रित है। कौन मेरे साथ है, कौन मेरा साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये समय अपने आप ही तय कर देगा। फिलहाल मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ मेरी पार्टी। बीजेपी ने, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी ने दूरियां बनाई, बीजेपी से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, ये सच है? देखिए, वो एक दौर था जब शुरू में इस तरीके की परिस्थितियां जब मेरे सामने आई, तो उस वक्त जरूर मैंने कहा कि मेरी अपेक्षाएं थीं। बट आज की तारीख में अब दर्द इतना ज्यादा बीत चुका है कि तमाम तरीके की उम्मीदें, तमाम तरीके की अपेक्षाएं मेरी किसी से नहीं है। मैंने कहा कि इस समय में, और पापा का आशीर्वाद आज की तारीख में मेरे साथ है, उनका मार्गदर्शन, उनके दिखाई हुई राहें, मैं ईमानदारी से बोलता हूं भाई, वो तमाम बातें मेरे दिमाग में ऐसे कौंधती हैं जो पापा ने आईसीयू में, हॉस्पिटल में, या मेरे राजनीतिक करियर में जो उन्होंने मुझे जो सुझाव दिए, जो बातें कहीं, वो तमाम बातें मुझे प्रेरित करती हैं कि मजबूती से, और आज की तारीख में अब मैं इतना मजबूत हूं कि मैं अकेले इस लड़ाई को मैं लड़ सकता हूं, और ना सिर्फ लड़ूंगा बल्कि जीतूंगा। खुल के समर्थन करते थे रामविलास पासवान जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज इस दौर में हैं आप, इस मुश्किल वक्त में हैं, चुनौतीपूर्ण वक्त है, क्या कोई उम्मीद प्रधानमंत्री से भी, या प्रधानमंत्री को कहां आंकते हैं, देखते हैं, और खुद के लिए भी और देश के लिए भी? नहीं, यकीनन उम्मीद है। जैसा मैंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी पर मेरा विश्वास रहा। एनडीए गठबंधन में आने का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण ही हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही रहे। तो मेरा विश्वास है कि मुझे प्रधानमंत्री जी का मुझे साथ मिलेगा, उनका संरक्षण मुझे मिलेगा। बट जैसा मैंने कहा कि अभी अपेक्षाएं मेरी किसी से नहीं है, अभी मेरी पार्टी की बहुत सारी अपेक्षाएं मुझसे हैं, और जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं मुझसे हैं। मेरी प्राथमिकता उन अपेक्षाओं को पूरा करना है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान। तमाम मसलों पे बातचीत किया, लेकिन जहां तक बात पार्टी को लेकर है, पार्टी आज की तारीख में चुनाव आयोग की दहलीज पर भी चिराग पासवान की है, लेकिन अब तक सुनवाई के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ से जो औपचारिकताएं होती हैं उसे पूरा नहीं किया गया है। और बिहार में अभी गठबंधन की बात नहीं करेंगे, पार्टी को मजबूत करने की बात करेंगे, लेकिन अपने राम से हनुमान को आज भी उम्मीद है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान को। कैमरा पर्सन दिनेश देहड़ी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।